अरे पर तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी आ गई। और तुम्हें पता है इम्प्यूरिटी आने का मतलब क्या होता है? तुम्हारे प्रोडक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। तुम्हारे जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो मार्केट में लॉन्च नहीं होंगे। यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको भी रिकॉल कर लिया जाएगा क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। ऐसी गलती मैं तुमसे तो उम्मीद नहीं कर सकता। इम्प्यूरिटी, वो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। पागल हो गए हो क्या? अरे सर क्या हो गया? क्यों गुस्सा हो रहे हो बेचारे पे? अरे बात गुस्से वाली है यार। इम्प्यूरिटी आ गई, वो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। कहानी की फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले तुम पानी वानी पी लो, मैं सांस ले लेता हूँ थोड़ी। ऑक्सीजन की बड़ी कमी है देश में, है ना, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला लेक्चर होगा आपका इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इम्प्यूरिटी आ जाना, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही रिस्की बात है। उसके बाद हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। सर ये सुना सुना क्यों लग रहा है फार्माकोपिया? अरे हाँ, जब हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करी थी तो वहां पर हमने पहले लेक्चर में देखा था कि फार्माकोपिया क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होते हैं, और ये जो एडिशंस आते हैं ये कब कब आए थे। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सारा हमने पढ़ा था। तो सर वहां पढ़ा था तो यहाँ डबल पढ़ना है? अरे नहीं, लेक्चर में ऐड कर दूंगा इसी लेक्चर में, तो वो रिकॉल हो जाएगा। और जो एडिशंस आए थे ना वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर स्लाइड में, तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा। अब बताओ कहानी क्या थी। बता रहा हूँ कहानी सुनाऊंगा। पूरे लेक्चर में कहानी से ही याद कराऊंगा। पहले टॉपिक तो सुन लो। टॉपिक है इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। अब मैंने आपको बोला कि इम्प्यूरिटी, और वो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से सोर्स है जिसकी वजह से इम्प्यूरिटी आती है, इम्प्यूरिटी कैसे आई, है ना, और कितने तरह की इम्प्यूरिटी होती है। तो सोर्स एंड टाइप्स भी आज हम इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी क्या है, इम्प्यूरिटी क्या होती है, इम्प्यूरिटी आने से क्या दिक्कत है, इम्प्यूरिटी के कौन कौन से टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी है। ठीक है, और फिर देखेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, और जो इंडियन फार्माकोपिया है उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है सर, आज का लेक्चर का सिलेबस हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या देखना है। अब हमसे रहा नहीं जा रहा, फटाफट कहानी स्टार्ट करो। क्यों गुस्सा थे आप? बताता हूँ। ये जो मैं पेशेंट बनाऊँ ना आज, फार्मासिस्ट की गलती से बनाऊँ। क्यों सर, हमारी क्या गलती हो गई? जब देखो तब हमारी गलती निकालते रहते हो। देखो ध्यान से सुनना। मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहां पर मैं मैन्युफैक्चर करता था डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो पेरेंट्रल हो, किसी भी तरह का डोजेस फॉर्म हो, मैं अपनी कंपनी में उसे मैन्युफैक्चर करता था। सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पर मेरी एक पूरी टीम थी, मेरा पूरा स्टाफ था। वो स्टाफ एकदम प्रोफेशनल था, एकदम ट्रेंड था, एकदम स्किल्ड था, एकदम हाईली क्वालिफाइड था। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो भी स्टाफ वहां पर होता है वो एक तो ट्रेंड होना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी बंदा वहां पर होता है, जो भी स्टाफ में मेंबर वहां पर होते हैं, वो सारे ट्रेंड, स्किल्ड, क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, डिग्री वाले होने चाहिए। सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर्मुलेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है सर, आपकी कंपनी है जहां पर आप सब कुछ बनाते हो, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, जेल, पेरेंट्रल, सब कुछ बनाते हो आप। ठीक है, हमें समझ में आ गया। और हमें ये भी क्लियर हो गया कि आपके पास जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है, सारे एजुकेटेड है, सारे प्रोफेशनल है, सारे वेल ट्रेंड है, सारे एक्सपीरियंस है, सारे क्वालिफाइड है।
अच्छी बात है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अरे इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने ना जब ये मेरा प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्ट बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए फाइनल प्रोडक्ट या फिर बोल लीजिए डोजेस फॉर्म, तो जब ये मेरा प्रोडक्ट बना रहे थे, जब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे, जब ये मेरा डोजेस फॉर्म बना रहे थे, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने लापरवाही कर दी थोड़ी सी, और उसके चलते मेरा ये जो डोजेस फॉर्म है इसमें इम्प्योरिटी आ गई। अच्छा सर, ऐसा हुआ? इनकी लापरवाही की वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट था, जैसे मान लीजिए टैबलेट थी, इसमें इम्प्योरिटी आ गई। हाँ जी, इसमें क्या आ गई? इम्प्योरिटी। अब ये टैबलेट मार्केट में गई, और मार्केट में जो पेशेंट है उन बेचारों ने ये टैबलेट ले ली, और अब वो बीमार पड़ना शुरू हो गए। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसी टैबलेट की वजह से कर रहा हूं। वैसे तो जाएगी नहीं मार्केट में, क्योंकि कई तरह के क्वालिटी टेस्ट होते हैं। फिर भी अगर मान लो कि क्वालिटी टेस्ट फेल हो गए या किसी भी कारण से क्वालिटी टेस्ट स्किप हो गए, वैसे नहीं होंगे स्किप, पर मान लीजिए किसी भी केस में अगर ये ड्रग जो है मार्केटेड हो गई, तो उसके बाद ये ड्रग जाएगी पेशेंट के पास, और जैसे ही ये ड्रग पेशेंट के पास जाएगी, पेशेंट जब इस ड्रग को लेगा तो इसको तरह तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कई तरह की प्रॉब्लम इसको आना शुरू हो जाएगी। सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जो दवाई बनाते हैं हम तो पेशेंट को सही करने के लिए बनाते हैं, और आप कह रहे हो कि ये दवाई में कुछ ऐसी इम्प्योरिटी आ गई कि ये जब मार्केट में गई तो इसने तो पेशेंट की हेल्थ खराब कर दी। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर तो पेशेंट की हेल्थ अफेक्ट हो रही है ना? इसीलिए तो गुस्सा कर रहा हूं। यही तो गलती हो गई। सर ये गलती क्यों हुई? क्योंकि मेरे डोजेस फॉर्म में, क्योंकि मेरे फाइनल प्रोडक्ट में आ गई इम्प्योरिटी, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो सर एक काम करते हैं ना, सीआईडी का एपिसोड शुरू करते हैं, यहाँ पर पता लगाते हैं। दया, पता लगाओ कि ये इम्प्योरिटी आ कहाँ से रही है ना? ये इम्प्योरिटी कहाँ से आ रही है? अब दया बोलेगा सर मजाक क्यों कर रहे हो, हैं? इम्प्योरिटी कहाँ से आ रही है? कहीं से भी आ सकती है। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने आपके लिए इतना प्यारा फ्लो चार्ट बनाया ना, कि जिसने ये समझ लिया ना रोड मैप, कसम से पूरा टॉपिक क्लियर है। दया बोलेगा सर इम्प्योरिटी तो कहीं से भी आ सकती है, जब ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कर रहे हो तब इम्प्योरिटी आ सकती है। अच्छा, एक बात और, अभी तो जिसने फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर नहीं देखे, आप तो भी बिगिनर से फ्रेशर से, तो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो अच्छे से समझो आप। जैसे मान लीजिए डोजेस फॉर्म है ना, अब डोजेस फॉर्म क्या होता है? तरह तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, पेरेंट्रल हो गया, अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, गैसियस हो गया। अब ये डोजेस फॉर्म कैसे मिलकर बनते हैं? ये डोजेस फॉर्म मिलकर बनते हैं आपके ड्रग से और आपके एक्सिपिएंट से। मतलब कोई भी दवाई आप ले रहे हो, चाहे यही दवाई आप ले रहे हो, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो ड्रग है और इसके अंदर एक एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट जैसे कि आपका प्रिजर्वेटिव हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, तरह तरह के हम यहाँ पर एक्सिपिएंट्स को ऐड करते हैं ड्रग के साथ। सर ये ड्रग क्या होती है? अरे ड्रग वो होती है जो आपकी बॉडी में जाके एक्शन देने वाली है। क्या देने वाली है? एक्शन देने वाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं, है ना, और मुझे हो रहा है सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, ये सब चीजें मुझे हो रही है। मैं क्या लूंगा? दवाई लूंगा। और दवाई क्यों लूंगा? ताकि मेरा सर दर्द, पेट दर्द, बुखार सही हो जाए। तो इस दवाई में क्या है? ड्रग है। ड्रग ही यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, ये एक्टिव है। बाकी जो एक्सिपेंट्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब आप बोलोगे सर ड्रग का काम तो हमें समझ में आ गया कि ड्रग तो बंदे के अंदर जाकर एक्शन शो कर रही है, फिर ये एक्सिपेंट का क्या काम? क्योंकि एक्सिपेंट तो वैसे भी इनएक्टिव है, तो फिर इसका क्या काम है? ये एक्सिपेंट जो होते हैं ये ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ड्रग को कलर प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कलर, इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्लेवर, टेस्ट, जो भी मिलेगा आपको वो सब एक्सिपिएंट ही है। क्योंकि ड्रग तो बहुत ही कड़वी होती है ना? सारी ड्रग नहीं, पर मोस्टली ड्रग जो है सारी कड़वी ही होती है। तो उसके साथ हमें प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, तरह तरह के एक्सिपिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पर नाम लिया प्रिजर्वेटिव, तो इस ड्रग को खराब होने से बचाना वो किसका काम होता है? प्रिजर्वेटिव का काम होता है। आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2-2 साल आगे तक की,
तो वो कैसे बची रहती है ड्रग? एक तो पैकेजिंग के थ्रू, और दूसरा उसके अंदर जो एक्सिपिएंट है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है, उसके थ्रू। ठीक है सर, आपकी जो कंपनी है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसको देख के बहुत अच्छा लगा। हमें ये भी समझ में आ गया कि डोजेस फॉर्म अगर बनाना है तो एक तो ड्रग चाहिए, एक एक्सिपिएंट चाहिए। एक्सिपिएंट क्लियर हो गया, ड्रग क्लियर हो गया। अब दया जी आए। दया सर को मैंने बोला कि दया सर पता लगा के आओ कि दिक्कत कहाँ आ रही है ना, गड़बड़ कहाँ आ रही है। ये हमारा जो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतनी सारी दवाइयां हम बना रहे हैं, हमारा दिन रात का काम है, तो ये तो पता करना बहुत जरूरी है कि ये इम्प्योरिटी आ कहाँ से रही है। क्योंकि आज तो एक प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आई, कल को अगर 2-3 प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आई तो कंपनी को ताला मारना पड़ जाएगा। अब क्या करे सर? दया भी परेशान कि यार एक स्टेप में तो पता लगा लूं, पर यहाँ तो बहुत तरह की स्टेप है। सर बहुत तरह की स्टेप कैसे? सिंपल है, डोजेस फॉर्म किससे बनता है? ड्रग और एक्सिपिएंट से, खत्म। अरे नहीं नहीं, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है ना। दया सर आए, मैंने बोला दया सर प्लीज पता लगाइए वरना मेरी कंपनी बंद होने वाली है। तो दया सर बोलते ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। दया सर आए मेरे इस माइंड मैप पे, रोड मैप पे, और दया सर ने तहकीकात करना जो है शुरू करी, है ना। मैं भी दया सर के साथ ही खड़ा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो गया कि डोजेस फॉर्म किससे मिलकर बनता है? डोजेस फॉर्म मिलकर बनता है ड्रग और एक्सिपिएंट से। एक्सिपिएंट कई तरह से होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, या फिर फिलर, बाइंडर, स्टेबलाइजर। ठीक है, जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे तो डिटेल स्टडी करोगे, उसके बाद जब 5th सेमेस्टर में जाओगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे तो वहां पर तो खुद बनाओगे, है ना, तो मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा सब तब तक तो। अब देखो, हमें अगर कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे मान लीजिए अगर किसी को सिगरेट भी बनानी है तो तोबे को चाहिए, उसके बाद उस सिगरेट का कवर चाहिए, है ना। तो ये सब क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए, मतलब कि इनिशियल मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल जो हमें चाहिए होता है। अब भिंडी की सब्जी बनानी है, भिंडी की सब्जी बनानी है तो सबसे पहले भिंडी चाहिए, गैस चाहिए, है ना, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, सब चीज चाहिए, तो तेल चाहिए। तो ये सब क्यों चाहिए? ये सब रॉ मटेरियल होता है जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है। जैसे मान लीजिए भिंडी की सब्जी थी, वो सब क्या है? तेल, नमक, मिर्च, मसाला, ये सब रॉ मटेरियल है, और इससे आपने फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लिया? भिंडी की गर्मा गर्म सब्जी। ठीक है, आपने बना ली, तो रॉ मटेरियल से आपने क्या करा? फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है सर, खुशबू आ गई भिंडी की सब्जी की, खा ले। अब देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पास क्या था? ड्रग थी, और यहाँ पर आपके पास क्या था? एक्सिपिएंट था। ये दोनों क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल है, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। तो दया सर आए, और दया सर को मैंने बोला कि सर इम्प्योरिटी का पता लगाना है, आपको जहां से पता लगाना है, जैसे पता लगाना है लगाओ, पर मेरे को इम्प्योरिटी का पता लगा के दो। तो दया सर बोले कि इम्प्योरिटी तो कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है ड्रग में इम्प्योरिटी हो सकता है आपकी ड्रग ही खराब हो। सर ड्रग कैसे खराब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, देखो ध्यान से सुनना, ड्रग कैसे खराब हो सकती है ना। ड्रग कैसे खराब हो सकती है, आपका क्वेश्चन ये है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक सेकंड, इसको भी क्लीन कर ही देते हैं। चलो चलो, बाद में आना, अभी आपका काम हो गया। हाँ, अभी हम ये देखने वाले हैं कि ड्रग कैसे इम्प्योर हो सकती है, ड्रग में कैसे कंटामिनेशन हो सकता है, ड्रग कैसे इम्प्रॉपर हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए ड्रग है ना, इस तरह से मैं ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ड्रग है आपकी। जैसे मान लीजिए पीसीएम है, पैरासिटामोल है, कोई सी भी ड्रग है। अब ये ड्रग को हमने कहीं ना कहीं से तो आइसोलेट करा होगा। जैसे मान लीजिए ये लीफ है ना, अब इसमें से हमें क्या करना है? आइसोलेशन करना है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमें इस लीफ में से कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आइसोलेशन, और वी कैन से एक्सट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रैक्शन। ध्यान से सुनते जाना। अगर हमें कोई भी ड्रग निकालनी है, जैसे मान लीजिए ड्रग है, अब ड्रग कहाँ से मिलेगी? नेचुरल सोर्स से मिलेगी, मेरीन सोर्स से मिलेगी। नेचुरल में क्या आ गया? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, आपको पता है पूरी आयुर्वेदा है ना, पूरी आयुर्वेदा है। नीम के पत्ते क्या काम आते हैं? सब चीजें अपनी अपनी काम आती है। जैसे कि चाय की पत्ती में कैफीन भी होता है ना। तो हमें कहाँ से पता लगा? हमने जब उसको बॉईल किया तब हमें पता लगा। तो जैसे मान लीजिए टी लीव्स है, क्या है? टी लीव्स, चाय की पत्ती है ना। अब इस टी लीव में से हमें क्या करना है? कैफीन को निकालना है। दिस इज कैफीन मॉलिक्यूल, इसको हमें निकालना है ना। इस कैफीन से हमें काम है, इससे हमें एक दवाई बनानी है कैफीन की। तो हमने क्या करा? चाय की पत्ती में से कैफीन निकाला। अब कैफीन निकालने के लिए कई तरह की प्रोसेस है जो कि आप आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो उन प्रोसेस को मिलाकर हम क्या कहेंगे? आइसोलेशन करा या एक्सट्रैक्शन करा। तो चाय की पत्ती में से हमने कैफीन निकाला, मतलब कि हमने आइसोलेशन करा और एक्सट्रैक्शन करा। अब हमारे पास कैफीन आ गया। तो हो सकता है
कि यहां से इस कैफीन को निकालते टाइम कोई इम्प्यूरिटी आ गई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैफीन में मान लो कि ये इम्प्यूरिटी है, इस तरह से मैंने ये इम्प्यूरिटी दिखा दी, ये इम्प्यूरिटी हो सकता है आइसोलेशन की टाइम आ गई हो, और वी कैन से एक्सट्रैक्शन की टाइम आ गई हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि जैसे मान लीजिए लीफ है, इस लीफ में से जब आप ड्रग निकाल रहे हो, ड्रग को और क्या बोलेंगे, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, या फिर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो आप ड्रग बोल लीजिए, एपीआई बोल लीजिए, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लीफ में से हमने क्या निकाला था, कैफीन, है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, ड्रग का आइसोलेशन किया, ड्रग का एक्सट्रैक्शन किया। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने ड्रग का आइसोलेशन किया और एक्सट्रैक्शन किया, ये आपने ड्रग निकाल ली, है ना। तो हो सकता है, सबसे पहला केस हमने देखा कि ड्रग में भी इंप्योरिटी हो सकती है, इंप्योरिटी मैंने आपको बना के दिखा दी कि ड्रग में भी इंप्योरिटी हो सकती है। या फिर जब आपने ड्रग निकाला तो हो सकता है वो ड्रग जो है सनलाइट से खराब हो जाए, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में खराब हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी दवाइयां देते हैं, इसके अंदर भी ड्रग है, तो जब भी हम दवाइयां देते हैं तो हम क्या कहते हैं, कूल प्लेस पे रखो, डार्क प्लेस पे रखो, सनलाइट के कांटेक्ट में मत आने दो। क्योंकि अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो इसके अंदर जो भी ड्रग होगा वो खराब हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी तो यहां से भी आ सकती है सर, कि जब हमने ड्रग निकाला तो उस ड्रग के कांटेक्ट में सनलाइट आ गई, तो सनलाइट से ये ड्रग खराब हो सकती है। और ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज होता है ना चारों तरफ एनवायरमेंट में, नमी है यार, आज तो बहुत उमस है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत चिपचिपा है, तो वो जो नमी नमी होती है ना, हो सकता है कि अगर ये टैबलेट में खुली रखूं तो थोड़ी देर में वो टैबलेट में नमी आना शुरू हो जाए, 1 दिन 2 दिन में। तो हो सकता है कि आपकी ड्रग में नमी आ जाए, है ना। और नमी आने से क्या होता है, वहां पे कंटामिनेशन हो जाए, या फिर इम्प्योरिटी आ जाए, या फिर आपकी ड्रग खराब हो जाए। तो सनलाइट की वजह से ड्रग खराब हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से ड्रग खराब हो सकती है, हीट की प्रेजेंस में, मान लीजिए कहीं गर्म जगह आपने रख दिया, क्योंकि मैंने तो आपको हमेशा बोला स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर इन डार्क एरिया, है ना, टेम्परेचर कम में स्टोर करना है, पर आपने ज्यादा टेम्परेचर में स्टोर कर दिया तो भी ड्रग खराब हो सकती है। तो ड्रग तो कैसे भी खराब हो सकती है, और अगर ड्रग ही खराब हो गई तो एक्शन कौन देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने देखा ना कि ड्रग ही एक्शन देने वाली होती है। ठीक है सर, अभी तक दया सर की बात समझ में आ गई कि हो सकता है ड्रग का जब आइसोलेशन किया तब इम्प्योरिटी आ गई, हो सकता है ड्रग को जब निकाला तो उसको सनलाइट के कांटेक्ट में रख दिया, या ह्यूमिडिटी आ गई, या हीट की वजह से उसमें इम्प्योरिटी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिलाया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एक सेकेंड ध्यान से सुनना। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका एक इक्विपमेंट है, ठीक है। इस इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं कि एक सेल लगा हुआ है, इसको मान लीजिए ड्रग, ये इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट में हमें डोजेस फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस इक्विपमेंट में एक ड्रग लगा दी, ठीक है, लगा दी, और हमने उसका डोजेस फॉर्म बना दिया, और उस डोजेस फॉर्म को निकाल लिया, हमारा ये डोजेस फॉर्म तैयार हो गया। अब इस इक्विपमेंट को बिना धोए, इस इक्विपमेंट को बिना स्टेराइल करे अगर मैं दूसरी ड्रग भी इसमें लगा दूंगा, तो हो सकता है पहले ड्रग का कुछ अवशेष, पहले ड्रग का कुछ रेजिड्यू बचा हुआ हो इस इक्विपमेंट में, और वो ड्रग इसमें चली जाए, तो सर ये तो खराबी हो जाएगी। हाँ, तो इसी को कहेंगे क्रॉस कंटामिनेशन। तो क्या होता है क्रॉस कंटामिनेशन, कि जब इक्विपमेंट में आपने कोई एक दवाई बनाई बनाई उसके बाद आपने इक्विपमेंट को सही नहीं करा, और उस दवाई को निकालकर आपने बिना इक्विपमेंट को स्टेराइल करे, स्टेराइल का मतलब होता है कि इक्विपमेंट को साफ करना, इक्विपमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करना, बिना वो सब करे अगर आपने दूसरी दवाई भी यहीं पर लगा दी बनाने के लिए, तो हो सकता है कि पहली दवाई का कुछ ड्रग रह गया हो जो दूसरी दवाई में चल जाए, तो फिर ये भी एक तरह की इम्प्यूरिटी है, और इसको कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन। देखो यहां पर लिखा भी है कि एक मैंने ए नाम की ड्रग बनाई, ड्रग और एक्सिपिएंट डाला, ठीक है, एक इक्विपमेंट से बनाया, अच्छी बात है सर, आपने बना लिया। अब मेरे जो टीम मेंबर है, मेरे जो अंडर में काम करता है स्टाफ, उन्होंने क्या करा, वो भी नए नए विचारे, उन्होंने देखा कि हाँ सर ने बना ली तो हम भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, हम दूसरी दवाई बनाएंगे। तो वो आए स्टाफ वाले, बोले हम दूसरी दवाई बनाएंगे, सर ने बना ली तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी बना सकते हैं। वो आए, उन्होंने दूसरी दवाई के ड्रग और एक्सिपिएंट इसी में डाल दिए। अब उनको ये पता नहीं कि इक्विपमेंट को साफ करना होता है, इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करना होता है, इक्विपमेंट को स्टेराइल करना होता है, और इक्विपमेंट कई तरह से हो सकते हैं।
जैसे डिसइंटीग्रेशन अपरेटस हो गया, डिसोल्यूशन अपरेटस हो गया, वेइंग मशीन हो गया। इक्विपमेंट तो कोई सा भी हो सकता है जो कि डोजेस फॉर्म बनाने के काम आए। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो इस चक्कर में क्या होता है, क्रॉस कंटामिनेशन होता है और ये भी एक तरह की इम्प्यूरिटी है। अरे हाँ सर, ये भी तो इम्प्यूरिटी है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलो। अब देखो, आपने यहाँ पर ड्रग और एक्सिपिएंट से मान लो एक डोजेस फॉर्म बना लिया। आपने यहाँ पर एक डोजेस फॉर्म बना लिया, बहुत ही प्यारा डोजेस फॉर्म आपने बना लिया, दवाई आपने बना ली। ठीक है, अब आपने उस दवाई को स्टोर भी तो करना होगा। जैसे मान लीजिए ये दवाई मैंने बनाई और इस दवाई को मेरे को स्टोर करना है। अब मैं इस दवाई को ठंडी जगह पे रखूंगा तो बढ़िया है, डार्क जगह पे रखूंगा तो बढ़िया है। पर अगर इस दवाई को मैं सनलाइट में ऐसे रख दूंगा, गलत बात है। इस दवाई को मैं निकाल कर इसकी यहाँ पे जो सीलिंग है, पैकेजिंग है, इसको तोड़कर ऐसे खुला रख दूंगा तो भी दिक्कत है। क्योंकि अगर मैंने इसको खुला रख दिया तो एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर है उसकी वजह से ये खराब हो सकती है, एनवायरनमेंट जो भी बैक्टीरिया है उसकी वजह से खराब हो सकती है। अगर इसको मैंने सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रख दिया तो भी ये डिग्रेड हो सकती है, खराब हो सकती है। तो प्रॉपर स्टोरेज करना भी जरूरी है। मान लो मेरा जो स्टाफ था वो वेल ट्रेंड था, प्रोफेशनल था, उन्होंने क्या करा, दवाई बना दी। हाँ सर हमने दवाई बना दी, सर दवाई बना दी, ठीक है भाई, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, इसको एक काम करो रख के आ जाओ। पर अब उनको ये नहीं पता कि इसको रखना कहाँ होता है। अब अगर वो कहीं भी रख देंगे या इम्प्रॉपर स्टोरेज रखेंगे तो क्या मेरी दवाई सही रहेगी? नहीं रहेगी। तो प्रॉपर स्टोरेज रखना जरूरी है। आपने देखा होगा जब भी आप मेडिकल स्टोर जाते हैं तो वहां पर एक अलग से फ्रीज होता है। जो आपकी ईयर ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप होती है, उनको कम टेम्परेचर पे रखना होता है, 5, 6, 10 डिग्री पे रखना होता है, इसलिए वो फ्रीज का यूज करते हैं। नहीं तो वो भी खुले में रख दें, खुले में रख देंगे तो आपकी आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप खराब हो जाएगी, है ना। तो डोजेस फॉर्म को इम्प्रॉपर स्टोर करके अगर आपने रखा तो हो सकता है बैक्टीरिया अटैक कर दे, हो सकता है वायरस अटैक कर दे, हो सकता है फंगस अटैक कर दे उसके ऊपर, या फिर हो सकता है टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से टेबलेट खराब हो जाए, ह्यूमिडिटी की वजह से टेबलेट खराब हो जाए, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लाइट की वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने सारी स्टेप सही करी है, अगर आपका ड्रग भी सही है, आपने ड्रग को बचा के भी रखा है, आपने इक्विपमेंट भी सही रखा है, कैलिब्रेटेड था, स्टराइल था, और आपका फाइनल डोजेस फॉर्म भी बहुत अच्छा बना है, और अगर फिर आपने कंजूसी कर ली, फिर आपको अगर अकल नहीं है कि आपने इम्प्रॉपर स्टोरेज कर दी, तो आपका सारा काम, सारी मेहनत बेकार, क्योंकि आपका डोजेस फॉर्म हो जाएगा खराब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, लाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है खराब भी हो सकता है, डिग्रेड भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है सर, अब और क्या कंडीशन हो सकती है, ध्यान से सुनना, मजे आने वाले हैं। आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए इसके अंदर सिरप है, हाँ सर दिख रही है। अब इसको मैंने इसमें फिल किया कंटेनर में, है ना, इसमें डाल दिया, मैन्युफैक्चर कर ली, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको प्रॉपर पैक कर दिया, है ना, इस तरह से प्रॉपर पैक कर दिया। ठीक है सर, बन गई हमारी दवाई, है ना, खुश हो गए तुम। अब देखो, मान लो कि जिस कंटेनर में हमने दवाई रखी है, हो सकता है कि इस कंटेनर का कुछ पार्ट उस दवाई में चली जाए। अरे सर ये तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा दवाई तो एकदम सही है, पर अगर ये कंटेनर ने गड़बड़ कर दी तो। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना कि कंटेनर में कई बार क्या होता है, कंटेनर आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है प्लास्टिक का कंटेनर हो, हाँ सर प्लास्टिक का हो सकता है ना। हो सकता है ग्लास का कंटेनर हो सकता है रबड़ का कंटेनर हो। सर रबड़ का कंटेनर, अरे हाँ, जब इंजेक्शन को फिल करते हैं तो वायल्स एम्प्यूल्स लेते हैं, है ना, देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके फिल करते हैं, और फिर बेचारा पेशेंट, है ना, तो वहां पे रबर्स का यूज होता है। तो जब आप आगे जाओगे 5th सेमेस्टर में तो आपको ये भी पता लगेगा कि वो रबड़ जो होता है ना उसका भी टेस्ट करते हैं हम, कि रबड़ के कोई फ्रेगमेंट हमारे लिक्विड में तो नहीं आ गए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सारी, बट बहुत सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो भी आपका कंटेनर है, अब ये कंटेनर ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है, पर इसके अंदर जो दवाई है वो सेफ रहनी चाहिए। मान लीजिए कंटेनर आपने बहुत ही घटिया क्वालिटी का ले लिया, आपने इतनी मेहनत करी, आपने स्टोरेज भी अच्छे से करा, पर जिस कंटेनर में आपने रखा वही कंटेनर आपने 3rd क्लास ले लिया, कम ग्रेड का ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से इस कंटेनर के अंदर से, ये कंटेनर जिसका बना है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिसाइजर निकला, स्टेबलाइजर निकला, तो ये कंटेनर मान लीजिए बना है प्लास्टिसाइजर स्टेबलाइजर का, तो क्या होगा कि इस कंटेनर में से प्लास्टिसाइजर रिलीज होगा, स्टेबलाइजर रिलीज होगा, और वो जाएगा हमारी ड्रग में,
आप देख सकते हैं ड्रग के कांटेक्ट में डायरेक्ट, तो वो कहाँ जाएगा, हमारी ड्रग में जाएगा, है ना, और ड्रग फिर खराब। अरे सर ये तो बहुत मगजमारी है सर, एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। कहीं भी ड्रग खराब हो रही है, ड्रग शुरू में लाए तब खराब हो सकती है, आइसोलेशन के टाइम, एक्सट्रैक्शन के टाइम, एक्सिपिएंट के साथ मिलाओ तो भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है एक्सिपिएंट ही खराब हो सकता है एक्सिपिएंट ही खराब हो सकता है एक्सिपिएंट हल्के क्वालिटी का हो सकता है एक्सिपिएंट जो है इनर्ट ना हो, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ड्रग तो एक्टिव रहती है, ड्रग तो अपना काम करेगी, और एक्सिपिएंट जो है इनएक्टिव रहता है। पर मान लीजिए एक्सिपिएंट एक्टिव निकला तो, अरे सर अगर एक्सिपिएंट एक्टिव निकला तो वो ड्रग के साथ छेड़छाड़ करेगा और ड्रग को खराब कर देगा। अरे भाई भाई भाई, स्टोरेज का ध्यान रखो, पैकेजिंग का ध्यान रखो, लेबलिंग का ध्यान रखो, एक्सिपिएंट का ध्यान रखो, इक्विपमेंट का ध्यान रखो, ड्रग का ध्यान रखो खुद। ये तो बहुत बड़ी बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ दया परेशान हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक बात और, मान लीजिए मैं और मेरी टीम गई मैन्युफैक्चरिंग करने, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कि सर ने बोला है दवाई बनानी है आज तो दवाई बना के रहेंगे। 5 ml ये ले लिया, 5 ग्राम ये ले लिया, 10 ग्राम ये ले लिया, सबको वे कर लिया, चलो मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग कर ली, सब काम बढ़िया चल रहा है ना, अभी सब काम अच्छे से चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। पर मान लीजिए गलती से मेरा बाल टूट के उसमें गिर गया, सत्यानाश, है ना, गलती से मुझे छींक आ गई, गए बैक्टीरिया, गए कंटामिनेशन। मान लीजिए गलती से मेरे हाथ ही गंदे निकले, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया, या ग्लव्स पहने वो भी गंदे थे, या पुराने ग्लव्स पहन लिए, कोई भी दिक्कत आ गई, एक ह्यूमन की वजह से दिक्कत आ गई, तो हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ऑयल वहां पर चला गया हमसे, पसीने की टपक गया, हेयर टपक गया, डर्ट हो गई हमसे, हम गंदे बन के जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट खराब हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये बात आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे भी, कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आप जाते हो तो खुद को प्रॉपर स्टेराइल करके जाते हो, खुद प्रॉपर ड्रेसअप होके जाते हो। और अगर आपकी बीमारी है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपको सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, जो भी आपको है, तो फिर आप उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में नहीं जाओगे जब तक कि आप पूरी तरीके से सही नहीं हो जाओ। और जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां पर ऐसा नहीं कि पान चबाते हुए जा रहे हो, अरे सर क्या मैन्युफैक्चरिंग चल रही है क्या, है ना, अरे मारोगे क्या तुम गरीबों को, बेचारे पेशेंट्स को। ध्यान रखना, ऐसे नहीं जाना है गुटखा पान खाते हुए, सिगरेट। हाँ हाँ सर चलो, क्या दिक्कत आ रही है, अरे भाई ध्यान रखना है सबका, है ना, ये सब पढ़ोगे तुम, और ये सब लिखना भी है तुम्हें। चलो, तो ह्यूमन एरर भी बता दिया, ड्रग का आइसोलेशन भी हो गया, एक्सिपिएंट के साथ भी जोड़ दिया, डोजेस फॉर्म भी, इम्प्रॉपर स्टोरेज भी बता दी, और लेबलिंग वाला भी बता दिया। अब एक बात और, पैकेजिंग कौन करेगा, पैकेजिंग भी हम ही करेंगे। जैसे हमने दवाई बना ली, वो दवाई है ना, अब उस दवाई को कंटेनर में डालना है, इसमें डालना है, इसको खोल लेता हूँ मैं, मेरे पास इधर दवाई है, इस दवाई को मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो डालते टाइम मुझे ध्यान रखना है, मेरी वजह से कहीं फिंगर विंगर टच हो गई उस सॉल्यूशन के, मेरी फिंगर में इंप्योरिटी हुई तो गई इंप्योरिटी। तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी का मामला है। आपकी कंपनी एक दिन में बंद हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा आपको। सोशल मीडिया का जमाना है वैसे भी, है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब और देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। अब ड्रग और एक्सिपिएंट को ऐड करके क्या बनाएंगे सर, ड्रग और एक्सिपिएंट को ऐड करके डोजेस फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तुम डोजेस फॉर्म बना रहे हो, पर डोजेस फॉर्म बनाते टाइम तुम कुछ केमिकल्स भी ऐड करोगे, ऑब्वियसली केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए ड्रग और एक्सिपिएंट को मिलाया, कुछ केमिकल तुमने ऐड किया ताकि तुम्हारा डोजेस फॉर्म बन जाए, और मान लीजिए वो केमिकल उसी में रह गया, तो अगर मिल जाए घुल जाए तो बहुत बढ़िया, कोई इनसोल्यूबल निकल गया तो, घुला ही नहीं हो, वहीं रह गया हो, तो वो भी क्या करेगा, इम्प्योरिटी करेगा। हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता है। और अभी जो मैंने तुम्हें भाषण दिया कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पर गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं खाना है, वहां पर बीमार होके नहीं जाना है, प्रॉपर जाना है, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फ्री फ्रॉम पैथोजन। एक ही बात है, घुमा फिरा के बोल रहा हूं ताकि आप लिख सको अच्छे से, है ना। अब ये जो मैंने इतना सारा भाषण दिया, इसको कहते हैं जीएमपी। सर ये क्या होता है, जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि आप बहुत ही सावधानी से, ध्यानपूर्वक उसको बनाओ, मैन्युफैक्चर अच्छे से करो। तो जीएमपी की गाइडलाइंस होती है, जीएमपी की गाइडलाइंस होती है, उसमें सब लिखा होता है कि लाइट वाइट प्रॉपर होनी चाहिए जहां पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं यहाँ पे, तो लाइट प्रॉपर है ना, मैं विजिबल हूं ना, माइक प्रॉपर है ना, तो वैसे ही जहां पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया एकदम क्लीन होना चाहिए, इक्विपमेंट सारे कैलिब्रेटेड और
स्टेराइल होने चाहिए, हर इक्विपमेंट के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। एक बार अगर कोई प्रोडक्ट बना लिया तो इक्विपमेंट को क्लीन करके दूसरी बार प्रोडक्ट बना रहा है। लाइट प्रॉपर, पानी की सप्लाई प्रॉपर, पानी का ड्रेनेज प्रॉपर, जहां आप बना रहे हो वहां पे कोई चिड़िया का घोंसला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम पे भी पढ़नी है। उसे कहते हैं जीएमपी की गाइडलाइंस, जीएमपी के अंडर में ये सब होता है। ठीक है सर, इतनी तरह की इम्प्योरिटी के चांसेस हो सकते हैं। अब एक और सुन लो, एक और, बस लास्ट टाइम, बस लास्ट। देखो अब यहाँ पर क्या है, ड्रग और एक्सिपिएंट को जब मिक्स करोगे तो ड्रग और एक्सिपिएंट क्या है तो रॉ मटेरियल ही। हो सकता है रॉ मटेरियल के अंदर कोई हैवी मेटल आ जाए। हैवी मेटल बहुत तरीके से हो सकते हैं, पर मान लीजिए रॉ मटेरियल के साथ कोई हैवी मेटल आ गया, या कोई बैक्टीरिया आ गया, या कोई भी कंटामिनेंट मतलब कि गंदा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन आ गया, तो रॉ मटेरियल खराब। और रॉ मटेरियल अगर हमारा खराब तो हमारा डोजेस फॉर्म भी खराब। ठीक है, तो ये सब क्या पढ़ा हमने, ये सब हमने जो भी पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जिसमें हमने पढ़ा है ये सब सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहां कहां से चांसेस बनते हैं कि इम्प्योरिटी आ जाए। आइसोलेशन से, एक्सट्रैक्शन से, ड्रग के खुद से, एक्सिपिएंट से, केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसका इंटरमीडिएट अगर वो केमिकल नॉन सोल्यूबल रह गया तो उससे, जेएमपी फॉलो नहीं करी तो उससे, स्टोरेज सही नहीं है तो उससे, कई तरह से आ सकते हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग की कंडीशन में भी आ सकते हैं, कई तरह से इम्प्योरिटी आ सकती है। ये सारे सोर्सेज हैं और इनकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ये लो थ्योरी, थ्योरी ही थ्योरी। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, सबसे पहले आप देख सकते हैं एपीआई को जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी आ सकती है ना, आइसोलेट कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी आ सकती है। तो इम्प्योरिटी का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि इम्प्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है, 2 नंबर में अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, डिफाइन इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो इम्प्योरिटी in pharmaceutical substance are unwanted chemical और contaminant। क्या हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आए? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, पेशेंट सेफ्टी का सवाल है, नहीं चाहेंगे ना। तो अगर नहीं चाहेंगे और फिर भी आ रही है तो क्या बोलेंगे, अनवांटेड। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या होती है, अनवांटेड केमिकल होते हैं या कंटामिनेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट में आ जाते हैं। या तो हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, या हमारी ड्रग में आ सकते हैं, एक्सिपिएंट में आ सकते हैं, या फिर हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं। तो कहीं पर भी आ सकते हैं हमारे अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, अनवांटेड वी कैन से केमिकल और कंटामिनेंट्स। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर लिखा है कि ये जो इम्प्योरिटी आ रही है ये कई तरह के सोर्सेस से आ सकती है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इम्प्योरिटी आ रही हो, या फिर स्टोरेज के दौरान इम्प्योरिटी आ रही हो, या फिर आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो तो इम्प्योरिटी आ रही हो। ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया है ना। अब देखो, इम्प्योरिटी चाहे कहाँ से भी आ रही हो, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में अगर इम्प्योरिटी आ गई तो इम्प्योरिटी आने की वजह से क्या होगा कि ये जो ड्रग है, ये जो डोजेस फॉर्म है, इसकी सेफ्टी खराब, इसकी एफिकेसी खराब। मतलब जो भी हमारी दवाई है, क्या अब वो सेफ रह पाएगी? नहीं सेफ रह पाएगी, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी है। क्या अब ये प्योर है? नहीं। क्या अब ये सेफ है? नहीं। क्या अब ये स्टेबल है? नहीं। क्या अब ये ह्यूमंस को वो एक्शन दे पाएगी जो इसको देना चाहिए था, एज पर एक्सपेक्टेशन काम कर पाएगी? नहीं। तो ये खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। सेफ्टी गई, एफिकेसी गई, क्वालिटी गई हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, जिसमें मैंने ड्रग का बता रखा है, रॉ मटेरियल का बता रखा है, ठीक है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का बता रखा है, मतलब कि आपके एक्सिपिएंट का बता रखा है जो कि इनएक्टिव होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर देखो इक्विपमेंट के बारे में बता रखा है कि एक ही इक्विपमेंट में दोनों तरह की प्रोसेस करोगे बिना साफ करे तो दिक्कत है। और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कोई भी केमिकल है जो कि अनरिएक्टेड रह गया तो वो इम्प्योरिटी की तरह ही दिखेगा हमें, है ना। तो सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो दवाई है ये ह्यूमिडिटी से खराब हो सकती है, जो भी ड्रग है ह्यूमिडिटी से खराब हो सकती है, हीट से खराब हो सकती है, सनलाइट से खराब हो सकती है, माइक्रोब से खराब हो सकती है अगर आपने इम्प्रॉपर स्टोरेज रखा है तो। साथ ही साथ अगर आपकी पैकेजिंग ही खराब है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने दवाई रखी तो हो सकता है यहाँ से आपके प्लास्टिसाइजर और आपके स्टेबलाइजर जो है रिलीज हो जाए, ठीक है। और हो सकता है पैकेजिंग करते दौरान डस्ट, ऑयल या फिर रेजिड्यू उसमें चला जाए, हेयर उसमें चला जाए। रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने। और इन्वायरमेंटल से भी हो सकता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, सनलाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से खराब हो सकता है, माइक्रोब्स की वजह से खराब हो सकता है। अगर मैंने इसको अनसील रख दिया,
सही से इसको सीलिंग नहीं करी, ऐसे खुला रख दिया या फिर इसको इस तरह से अनसील रख दिया, इसकी सीलिंग प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाए, हो सकता है एनवायरमेंट से खराब हो जाए, है ना। तो ये देखो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, ह्यूमन हैंडलिंग में मैंने आपको बताया कि डर्ट, ऑयल, हेयर की वजह से खराब हो जाए। फिर मैंने आपको इक्विपमेंट का भी बताया कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो कैलिब्रेट होने चाहिए, प्रॉपर स्टेराइल होने चाहिए। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन, एनी कंटामिनेंट्स, है ना। क्योंकि इक्विपमेंट मेन रोल प्ले करता है, इक्विपमेंट जो है डोजेस फॉर्म को तैयार करता है, और अगर आपका इक्विपमेंट ही खराब होगा तो आपका डोजेस फॉर्म ऑब्वियसली खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी सुन लो कि ये भी एक तरह का सोर्स है। जैसे मान लीजिए आपने दवा बना ली बहुत अच्छे से, ठीक है, इसका स्टोरेज भी अच्छा है, इसका कंटेनर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर अब मान लीजिए इसको आपने किसी और के साथ रख दिया, सपोज इसके साथ मैंने इसको रख दिया, तो हो सकता है बाई चांस अगर ये भी लिक्विड होता तो हो सकता है इसमें ट्रांसफर होने के चांसेस होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी अगर आपने किसी और के साथ इसको स्टोर करके रख दिया तो। या फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपकी ड्रग का, आपके डोजेस फॉर्म का, आपकी दवाइयों का, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने बोल रखा कि ड्राई प्लेस में होना चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है, ये अंधेरे में होना चाहिए, कूल एनवायरमेंट में होना चाहिए। मान लीजिए गर्मी में पड़ा है ऐसे ही, आपका जो बॉक्स है उसको ऐसे रख दिया, सनलाइट उस पर गिर रही है, बॉक्स खराब हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा ना कि जो भी स्टोरेज एरिया होता है, मैंने तो देखा है, देखो हमारे जो मेरा जो फ्रेंड है आयुष नाम है उसका, तो उसकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उससे जब प्रोडक्ट बन के आते हैं तो उन्होंने क्या गोडाउन ले रखा है, तो मतलब अंडर है वो, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है और उसके भी नीचे, तो वहां पर उन्होंने स्टोरेज एरिया बना रखा है अलग से। सारी दवाइयाँ जो आती है वो अलग से वहीं पे स्टोर होती है क्योंकि वो कूल है, वो डार्क प्लेस है। दूसरी बात क्या है कि सारी दवाइयों को ऐसे ऊपर रखा जाता है ताकि चूहे वगैरह वहां पर नीचे अगर हो तो मतलब उनको खराब ना कर दे प्रोडक्ट्स को। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना, ट्रांसपोर्ट के टाइम, स्टोरेज के टाइम। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, कि इम्प्योरिटी कौन कौन से तरह की होती है। अभी हमने देखा इम्प्योरिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होते हैं, कई तरह के सोर्स हो सकते हैं सर, कई तरह के। लिख दोगे ना? अरे बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी में सबसे पहला है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। सबसे पहला क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इसमें होता है कि ये जो इम्प्योरिटी होती है ये ड्रग से रिलेटेड होती है, या फिर आप बोल लीजिए एपीआई। ड्रग को क्या बोलते हैं? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। साथ ही साथ एक्सिपिएंट से रिलेटेड होती है। तो ये जो इम्प्योरिटी होती है वो ड्रग से रिलेटेड, एपीआई से रिलेटेड, और वी कैन से एक्सिपिएंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। मतलब कि ड्रग खराब है या फिर आपका एक्सिपिएंट खराब है, जो रॉ मटेरियल होते हैं, आपको पता है ना कि अगर आपको डोजेस फॉर्म बनाना है तो आपको ड्रग और एक्सिपिएंट चाहिए, और ड्रग और एक्सिपिएंट क्या हो गए? एक तरह से रॉ मटेरियल हो गए। तो जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, हो सकता है उसमें इम्प्योरिटी हो उसमें हैवी मेटल हो, उसमें फॉरेन पार्टिकल हो, उसमें कंटामिनेंट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे ड्रग चाहिए या मुझे कोई भी एक्सिपिएंट्स चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेंडर को पकड़ता हूँ, है ना, जो मुझे ड्रग देगा। तो अगर मैंने कम रेट के चक्कर में किसी गलत वेंडर को या फिर किसी गलत क्वालिटी की ड्रग को ले लिया और उससे मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली 100% डैम श्योर हूँ कि वो खराब ही बनेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द ड्रग बिल्कुल ही घटिया है, क्योंकि कम पैसों के चक्कर में मैंने गलत वेंडर से वो ड्रग ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर कई तरह से इम्प्योरिटीज आ सकती है, जैसे कि अनरिएक्टेड जो प्रोडक्ट रह गया उसकी इम्प्योरिटी आ सकती है। हो सकता है कि कोई बाय प्रोडक्ट बन जाए, जो प्रोडक्ट बनाना था वो तो बने, उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट बन जाए। हो सकता है कोई सॉल्वेंट जो है रेजिड्यू रह गया हो, मतलब कि सॉल्वेंट जो हमने डाला था हमारे डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए, हो सकता है कुछ उसका भाग अभी भी बचा हो, अनडिजोल्व बचा हो, कोई रीजेंट बच गया हो, ठीक है। तो ये सब इम्प्योरिटी का काम करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में क्या आता है, ध्यान से सुनना। जैसे ऑर्गेनिक किससे रिलेटेड थी? ड्रग से रिलेटेड थी, और वी कैन से एपीआई से रिलेटेड थी, और वी कैन से एक्सिपिएंट से रिलेटेड थी। तो जो आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में इंक्लूड होता है आपके मेटल्स, आपके सॉल्ट्स, और आपके अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान से सुनना, मेटल्स मतलब कि कुछ ट्रेस मेटल भी होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं। हैवी मेटल, ये जो हैवी मेटल होते हैं ये खराब करने की कोशिश करते, पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को खराब कर दे। पर इससे बचने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है? किलेटिंग एजेंट। ध्यान से सुनो, रिपीट करो, क्या है? किलेटिंग, CHEL, है ना, किलेटिंग एजेंट है, किलेटिंग एजेंट है।
तो हो सकता है हमारे इस फॉर्मुलेशन में क्या है, किलेटिंग एजेंट। तो जब भी हैवी मेटल अटैक करने आएगा इस फॉर्मुलेशन पे, जब भी हैवी मेटल अटैक करने आएगा तो ये किलेटिंग एजेंट क्या करेगा, उस हैवी मेटल को पकड़ लेगा। क्या करेगा, पकड़ लेगा, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। तो वो बेचारा हैवी मेटल जो है इस किलेटिंग एजेंट के साथ बंद कर रह गया। हैवी मेटल एचएम लिख दिया, मतलब कि वो किलेटिंग एजेंट के साथ बंद कर रह गया। अब मान लीजिए ये क्या था, हैवी मेटल था, ये हमारे प्रोडक्ट को खराब करने आ रहा था। इसमें क्या है, किलेटिंग एजेंट है। तो जैसे ही हैवी मेटल आया, किलेटिंग एजेंट ने उसको पकड़ के रख लिया। अब ये हैवी मेटल किसी काम का नहीं है, निष्क्रिय हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये पकड़ा गया किलेटिंग एजेंट के साथ। तो अगर किसी को भी अपना एक्शन शो करना है तो उसको फ्री फॉर्म में रहना पड़ेगा, चाहे वो ड्रग हो या चाहे वो कोई सा भी एजेंट हो। पर अब वो पकड़ा गया तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी में है हैवी मेटल। हैवी मेटल जैसे कि लेड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, निकल हो सकता है। ठीक है, अब ये जितने भी हैवी मेटल आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये रॉ मटेरियल के साथ आए हों। रॉ मटेरियल जैसे आपके ड्रग के साथ आ सकते हैं, आपके एक्सिपेंट के साथ आ सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो उस कंडीशन में कहीं से ये हैवी मेटल आ गए हों, किसी भी प्रोसेस में मैंने गलती कर दी हो या फिर मैंने ध्यान ना दिया हो, जिसकी वजह से ये हैवी मेटल आ गए हों। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ सकते हैं, रॉ मटेरियल के जब हम लेकर आते हैं तब उस दौरान आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उस रॉ मटेरियल को भी चेक करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, तब जाके उसे यूज लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है एलिमेंटल इम्प्योरिटी। यहाँ पर क्या होते हैं, जो ट्रेस मेटल होते हैं, है ना, दीज आर ट्रेस मेटल इम्प्योरिटी। यहाँ पर क्या होता है, ट्रेस मेटल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एपीआई में या एक्सिपिएंट में। जैसे मान लीजिए हम कोई भी ड्रग लेकर आए, जिसको बोल रहे हैं एपीआई, है ना, साथ में हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक्सिपिएंट लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है ड्रग में और एक्सिपिएंट में हमारे क्या हो, ट्रेस मेटल प्रेजेंट हो। क्लियर। उसके बाद आपको दे रखा है इनऑर्गेनिक रेजिड्यू। अब ये कहाँ पे हो सकते हैं, या तो ये आपके रॉ मटेरियल में, मतलब कि वही ड्रग और एक्सिपेंट में हो सकते हैं, या फिर ये इक्विपमेंट में भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इक्विपमेंट में अगर पुराना कुछ रह गया, मतलब क्या हो गया, रेजिड्यू। क्या हो गया, रेजिड्यू, सॉरी, हाँ रेजिड्यू हो गया। रेजिड्यू मतलब कि बचा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है माइक्रोबियल। पहले क्या था, पहले था आपका ऑर्गेनिक, फिर क्या था, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के बाद क्या है, माइक्रोबियल। अब नाम से पता लग रहा, माइक्रोब्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, किसी की भी वजह से हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो सबसे पहले बैक्टीरिया की वजह से भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है खराब हो सकता है। अब ये जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है, सपोज दिस बैक्टीरिया इज सुडोमोनास, सपोज दिस इज स्टेफाइलोकोकस ओरिया। तो ये जो सुडोमोनास है, ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरिया है, ये किसको खराब करते हैं मेनली, हमारी जो भी इंजेक्टेबल ड्रग्स होती है ना, इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल ड्रग्स, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, है ना, उनको खराब करते हैं, या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पे अटैक करते हैं, मतलब कि जो आंखों की प्रिपरेशन होती है, आई ड्रॉप्स वगैरह। तो हमारे जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन है वो किसकी वजह से होता है, जनरली वो सुडोमोनास की वजह से या स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होता है। और इनमें जनरली इंजेक्टेबल ड्रग और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो है खराब होते हैं। फिर उसके बाद आता है फंगल कंटामिनेशन। ये जो है ईस्ट या फिर मोल्ड की वजह से होता है। ठीक है, और ये किस किस में देखने को मिलेगा, या तो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म, आइदर इट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, आइदर इज इज बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि आपका जेल हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज ऑइंटमेंट। मत बन भाई तू, कोई बात नहीं, फिर भी बनाऊंगा मैं तो, बन गया ऑइंटमेंट उसके बाद है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारा प्रोडक्ट जो है खराब हो सकता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उनके होते हैं एंडोटॉक्सिन। आपको इतना याद रखना है, एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है जो कि प्रोडक्ट को खराब करता है, डिग्रेड करता है, इम्प्योर करता है। फिर होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वॉललेस बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट माइक्रो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वॉललेस है तो फिर सेलुलर कैसे हो गया, स्मॉलेस्ट है, वॉललेस है, इतना याद रखो। ठीक है, ये भी जो है इन्फेक्ट करता है, हमारे प्रोडक्ट को खराब करता है, कंटामिनेट करता है। उसके बाद आता है फिजिकल इम्प्योरिटी। दिस रिफर टू फॉरेन पार्टिकल और कंटामिनेंट दैट आर नॉट केमिकली पार्ट ऑफ द ड्रग बट मे बी इंट्रोड्यूस टू द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। देखो यहाँ पर क्या होता है फिजिकल इम्प्योरिटी में, यहाँ पर होता है फॉरेन पार्टिकल की वजह से या किसी कंटामिनेंट की वजह से, कोई भी इम्प्योरिटी आ गई, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया। फॉरेन पार्टिकल मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई स्टोरिंग कर रहा है,
तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर आप बोल लीजिए प्रोसेसिंग के दौरान, या फिर आप बोल लीजिए प्रोडक्शन के दौरान, या फिर आप बोल लीजिए स्टोरेज के दौरान, पैकेजिंग के दौरान अगर वहां पर फॉरेन पार्टिकल आता है, कंटामिनेंट आता है, तो उसे कहते हैं फिजिकल इम्प्योरिटी। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है ग्लास फ्रेगमेंट, स्मॉल ग्लास पार्टिकल दैट में कम फ्रॉम ब्रोकन ग्लास वायल और पैकेजिंग स्पेशली इन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बोला कि जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उसमें एम्प्यूल में होते हैं, है ना, जो भी आपका लिक्विड होता है इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का, वो एम्प्यूल में होता है या वायल्स में होता है। तो एम्प्यूल वायल से जब हम इंजेक्शन भरते हैं तो हो सकता है कि एम्प्यूल का या वायल का जो ग्लास है वो ब्रेक होके, बहुत माइन्यूट ब्रेक होके आपकी ड्रग में चला जाए और ड्रग से इंजेक्शन में आ जाए और इंजेक्शन से पेशेंट में चला जाए, तो फिर कितनी दिक्कत आ सकती है। तो वो भी एक तरह का कंटामिनेशन ही हुआ ना, ग्लास का फ्रेगमेंट आ गया आपके प्रोडक्ट में, है ना। उसके बाद है मेटल पार्टिकल, दिस में कम फ्रॉम द वियर ऑफ इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, है ना, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स, डिसइंटीग्रेशन सॉरी, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उस दौरान उस इक्विपमेंट में आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया हो, है ना। ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या हुआ कि इक्विपमेंट के कुछ पार्टिकल, कुछ ट्रेसेस ऑफ द पार्टिकल आपकी ड्रग में आ गए। या फिर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे कि आप उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, या फिर आप उसका फ्लो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं। हो सकता है कि आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इक्विपमेंट के जो ट्रेसेस थे वो आपके प्रोडक्ट में आ गए, तो फिर खराब हो सकता है आपका प्रोडक्ट। जैसे कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब वही टुकड़े, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लास्टिक पार्टिकल्स भी आ सकते हैं और डस्ट एंड फाइबर्स भी आ सकते हैं, तो ये सारे क्या आएंगे, फिजिकल इम्प्योरिटी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एडवेंशियस कंटामिनेंट्स कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि जैसे क्लीनिंग एजेंट का रेजिड्यूअल रह गया। अब जैसे मान लीजिए कि इक्विपमेंट था, ठीक है, अब इक्विपमेंट में मैंने क्या बोला कि जब भी कोई पहली प्रिपरेशन आपने करी है तो इक्विपमेंट को क्या करना है, स्टेराइल करना है, कैलिब्रेट करना है, उसको अच्छे से साफ करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट था, उसको आपने सर्फ से अच्छे से साफ किया, कि सर ने बोला था कि भैया दूसरी प्रोसेस करने से पहले साफ करना है, मैं तो साफ करूंगा, रगड़ रगड़ के आप निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा से साफ कर रहे हैं, है ना, एरियल से साफ कर रहे हैं। अब साफ करने के बाद क्या हुआ, आपने प्रॉपर उसमें से वो नहीं हटाया डिटर्जेंट, और वो डिटर्जेंट रह गया, और वो डिटर्जेंट रह गया, और मान लीजिए मैं आया और मैं आपके भरोसे हूं कि आपने अच्छे से साफ कर दिया होगा, और मैंने आके सीधा फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर दिया, तो वो जो था ना वॉशिंग पाउडर निरमा सर्फ जो भी था, सर्फ एक्सेल वगैरह, वो सब मेरे प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये भी दिक्कत है कि जो क्लीनिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो आपके इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, अगर उस क्लीनिंग एजेंट का कुछ रेजिड्यू रह गया तो वो मेरे नए प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी यूज होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरिएट। देखो ये यूज करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, जब भी टेबलेट बनाते हैं ना तो टेबलेट को एक शेप देने के लिए उसको रखा जाता है डाई केविटी में, कहाँ पे, DI डाई केविटी, और उसके ऊपर ना प्रेशर लगाया जाता है। तो जब प्रेशर लगाते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो ड्रग है, हमारा जो एक्सिपिएंट है, वो उस डाई केविटी में चिपके ना, और उसको चिपकने से बचाने के लिए लुब्रिकेंट डाला जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरिएट। मैग्नीशियम स्टीरिएट यूज टू फैसिलिटेट टेबलेट फॉर्मुलेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा टेबलेट बनाने के काम आता है, मे रिमेन एज इम्प्योरिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट, पर वो इम्प्योरिटी के तौर पर रह सकता है अगर आपने उसको सही से नहीं हटाया, फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी की तरह वो रह सकता है। फिर क्रॉस कंटामिनेशन आपको पता है, इक्विपमेंट की वजह से क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट क्लीनिंग बिटवीन प्रोडक्शन रन्स। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन हो गई, फिर आपने सही से क्लीनिंग नहीं करी और दूसरी प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। फिर आपका है पैकेजिंग से कंटामिनेशन, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लीचिंग वगैरह हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लास का कंटेनर हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, और इसमें से जो भी मटेरियल है वो रिलीज हो के आपकी ड्रग में आ सकते हैं और आपकी ड्रग को खराब कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, इम्प्योर कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं रखेंगे वो, है ना। उसके बाद आपको दे रखी है टेस्टिंग एंड कंट्रोल। अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरह से आप पता लगाओगे कि इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने ये भी देखा कि इम्प्योरिटी क्या होती है, कौन कौन से सोर्स होते हैं इम्प्योरिटी के, फिर टाइप्स देखे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तरह तरह के टाइप्स हमने देखे। अभी आपको ये लिख रखा है कि टेस्टिंग एंड कंट्रोल, किस तरह से आप पता लगाओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं और कंट्रोल करने के लिए भी बता रखा है, जैसे कि सबसे पहली है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक।
अब इसमें आपको नाम याद रखना है बस, जैसे कि HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर होती है गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो तीनों क्रोमेटोग्राफी पर कौन कौन सी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ये सारी आप पढ़ोगे 6 या 7 सेम में, 7 सेम में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको किसी इम्प्यूरिटी के बारे में जानना है कि उस इम्प्यूरिटी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, या उस इम्प्यूरिटी की कोई स्ट्रक्चर जाननी है, जैसे मान लीजिए ये इम्प्यूरिटी हमारे प्रोडक्ट में है ना, पर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर हमें जानना है कि जो इम्प्यूरिटी हमारे प्रोडक्ट में है उस इम्प्यूरिटी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उस इम्प्यूरिटी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन निकालनी, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताना है इस इम्प्यूरिटी के। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है आपको उसमें इम्प्यूरिटी देखनी है तो इम्प्यूरिटी के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि उस इम्प्यूरिटी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद कई तरह की टेक्निक्स होती है, IR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं इम्प्यूरिटी का, कि इम्प्यूरिटी है कि नहीं, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है। तो वो किस किस से पता लगाओगे, IR इंफ्रारेड, और NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब, ये जो पेज है ना, स्पेशली इस पेज की बात कर रहा हूँ, 6-7 सेमेस्टर का पेज है, पर ये पेज आपके कॉलेज में तहलका मचाने के लिए बहुत है। क्योंकि देखो इम्प्यूरिटी सबको पता है, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी सबको पता होगी, हालांकि इतनी जितनी मैंने बताई वो तो नहीं पता होगी, पर टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी भी सबको पता होगी। पर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में टेस्टिंग एंड कंट्रोल आपको पता है ना, तो मतलब आप सिग्मा है भाई, आप अलग ही हैं, प्रो हैं फिर तो आप। क्योंकि ये 7 सेमेस्टर वालों को भी नहीं पता होगा सही से, अगर आप जाओगे ना 5th सेमेस्टर में तो भी नहीं पता होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं इम्प्यूरिटी को। उसके बाद आपको दे रखा है माइक्रोबियल टेस्टिंग, नाम से पता लग रहा है माइक्रोब्स का पता करना कि कितने तरह के माइक्रोब्स है हमारे प्रोडक्ट में, या कौन से माइक्रोब्स है, तो माइक्रोबियल टेस्टिंग। तो ये हमने देखा इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेस्टिंग एंड कंट्रोल। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, जेरोक्स करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।